जैसे तुम्हारा स्कोर था 99.60, तो इसमें तुमको टोटल मार्क्स कितने आए थे? आउट ऑफ 200 कितने मार्क्स आए थे? मेरी मार्क्स सी ई टी इज़ अ गेम ऑफ, एक आपको चैलेंज है कि कम टाइम में सवाल सॉल्व करना है। जैसे वो कोई है, कोई शॉर्टकट नहीं है? करना है तो पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही होगा। भैया हम लोग 11th के चैप्टर्स को स्किप कर दे क्या? आप मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व मत करो, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उनको देखो एक बार, गलत क्यों हो रहे हैं। तो पैटर्न अगर दिख रहा है कि यही गलत हो रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में चांसेस है कि वही आएंगे। अगर आपके हाथ में रिजल्ट है और आपके कम परसेंटाइल है, तो मैं तो यही सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम खुद से ही पूछ लो कि तुमने 100% दिया है कि नहीं दिया है। देखो पी आई सी टी में एक चीज़ जो सारे कॉलेज से अलग है ना, वो है उनका कोडिंग कल्चर। ओके। और प्रोग्रामिंग तो मेन चीज़ है हमारे, मतलब अगर आप कंप्यूटर के लिए जा रहे हैं उनका कोडिंग कल्चर इतना अच्छा कि कम्पिटिटिवनेस बहुत है कि अगर आपको लगेगा ना मैं इस कर चुका हूँ तो आपसे अच्छा भी कोई तो होगा। तो कंपटीशन बना रहता है, कंपटीशन में तो अच्छी पढ़ाई भी करोगे, उसमें इम्प्रूव करोगे, तो वो मुझे पसंद है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज। आज का ये इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ही कम टाइम रह गया आपके सीईटी की प्रिपरेशन के लिए। और आज मेरे साथ इंटरव्यू में जो है वो है वराट, जिसने एम एच टी सी टी 2024 एग्ज़ाम में 99.60 परसेंटाइल स्कोर किया है एंड द रैंक वॉज बिलो 1000 रैंक। 900 के आसपास इसकी रैंक थी। एग्जैक्ट रैंक वराट आपको बता देगा। एंड आपको पता होगा एम एच टी सी टी के लिए लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं, उसमें से अंडर 1000 रैंक लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आज इसलिए जो इतने कम दिन बचे मैं आपको इस इंटरव्यू में वराड के साथ सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड वराड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा कि आपको कैसे जो है लास्ट के बचे हुए कुछ दिनों में कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप जो है सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे आप जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बाय द वे वराड जो है पीआईसीटी से है, पीआईसीटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो आज के इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ सीईटी के लिए, एज वेल एज आफ्टर सीईटी एग्ज़ाम आपको बहुत सारे काउंसलिंग के वीडियोस भी मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये चैनल बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड लेट्स स्टार्ट टूडेज इंटरव्यू। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वराट। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ औरत। तो मेरे एम एस टी सी टी में 99.60 परसेंटाइल आए थे एंड आई गॉट रैंक ऑफ 988। सो आई एम करेंटली स्टडिंग इन पी आई सी टी कंप्यूटर ब्रांच। सो आगे की बातें अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे तुम्हारा स्कोर था 99.60, तो इसमें तुमको टोटल मार्क्स कितने आए थे? आउट ऑफ 200 कितने मार्क्स आए थे? मेरे मार्क्स थे 157 आउट ऑफ 200। तो देखो 157 पे 99.60 परसेंटाइल आया है। लेकिन यहाँ पे ना क्या होता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा मिथ होता है कि मुझे 180 190 लेके आना पड़ेगा 199 परसेंटाइल के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से, तुम मुझे बताओ, थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करो, तुमने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की और कब की? सो आई हैव स्टार्टेड, मैंने जब 12th में शुरू हुआ था तो इन मार्च आई डिसाइड कि मुझे सी ई टी के लिए प्रिपेयर करना है। तो इन 11th में थोड़ा एम्बिग्यूटी में था कि जेई करना है या सी ई टी करना है, लेकिन बाद में मैंने सी ई टी को ही चुना क्योंकि वो थोड़ा कंपेरेटिवली अच्छा है। तो मैंने सी ई टी का प्रिपरेशन शुरू किया मार्च में। देन फॉर पूरा ईयर मैंने सी ई टी के लिए प्रिपेयर किया, उसके ओरिएंटेड ही सारे टाइप के टेस्ट दिए और इसी तरह, क्योंकि हमारा क्लास भी तो उस तरह था। तो ओके। तो जैसे अभी देखो इनके पास ना बहुत कम टाइम है, तो तुम थोड़ा इनको बता सकते हो ये स्टूडेंट जो है अभी कैसे प्रिपरेशन, मतलब लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू यू कैसे होनी चाहिए, मतलब कितने कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे इन लोग को डील करना चाहिए? देखो लास्ट मोमेंट में अभी क्या होगा, अ, आपको बहुत सारे प्लान्स और सारी चीज़ें मिलेंगी। सो अब करना क्या है आपको, बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करना है, किसी एक बैच को चूज़ करना है और उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जो भी वो बताएंगे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो भी आप करोगे तो सफिशिएंट। इसलिए मैं रिकमेंड भी करूँगा कि भैया का जो बैच है, बूस्टर बैच, उसको आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपको देखो मेन क्या है प्रिपरेशन में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि मैंने ही वही किया था, तो उससे ही मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे, क्योंकि द पेपर पैटर्न इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सी में क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो अगर आप बेसिकली ऐसे बैच लेते हो, बूस्टर बैच से भैया का है, तो
तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, सो दैट कैन इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर जो कंसिस्टेंसी आप लाओगे तो वो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बेसिकली बैच चूज़ करो और उसको प्रॉपर फॉलो करो, तो आई थिंक ईजी, मतलब सी ई टी इज़ तो ईजी एग्ज़ाम है, तो हो जाएगा उसमें क्या। ओके, ग्रेट। जैसे तुमने बताया पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, क्या कितने, मतलब अगर आउट ऑफ, अगर हम लोग 100 बताए, आउट ऑफ 100 परसेंटेज कितने परसेंटेज ऐसा पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं अकॉर्डिंग टू यू? ऑलमोस्ट यू कैन से 30% तो रिपीट हो जाएंगे। देखो ऑलमोस्ट पूरे सारे रिपीट तो नहीं होंगे, हम्म। लेकिन वो क्वेश्चंस के नंबर चेंज कर देंगे, अच्छा, वैल्यूज चेंज कर वैल्यूज देंगे, चेंज कर देंगे, और क्वेश्चन तो वही रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट पे हाँ, ही कंसेप्ट रहेगा। सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, तो अगर आपने मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होगा या फिर डिफरेंशिएशन का जो बड़ा चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चंस के टाइप सेम रहेंगे। हम्म। डबल डिफरेंशिएशन या nth डिफरेंशिएशन, वो टॉपिक का टाइप सेम रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है बेसिकली कि वो अगर आपने सॉल्व किए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, तो आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको पता है कि आप क्या करना है, तो प्रोसेस ध्यान में रह जाएगा। तो आप अपने नंबर्स कितने भी चेंज होने दो, सवाल तो आप सॉल्व कर ही लोगे। और सी ई टी इज़ अ गेम ऑफ, लाइक आपको चैलेंज है कि कम टाइम में सवाल सॉल्व करने हैं। यस तो यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट की हम्म, फैक्टर, कि मतलब कम टाइम में आप कितना एक्यूरेटली भी कितना सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। और बाकी एग्ज़ाम की तरह नहीं है, जैसे जेई है, ऐसा नीट उसकी तरह नहीं है, क्योंकि 90 मिनट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस, देन 90 मिनट्स में मैथ्स के यस, 50 क्वेश्चंस, वो बहुत ही और चैलेंजिंग है। बहुत मैथ्स चैलेंजिंग 90 होता है मिनट वो। है। तो अभी वराट, तुम मुझे बताओ कि अभी मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीईटी के लिए, क्योंकि 100 मार्क्स होते हैं उसको। तो मैथ्स को जो है कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? मैथ्स, एक्चुअली मैथ्स के लिए आप बुक्स भी रेफ़र कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बुक्स में जो है वो अभी मोस्ट ऑफ द बुक्स तो आउटडेटेड ही हैं। तो आई प्रेफर कि आप ज़्यादातर चीज़ें पी वाई खुद से ही करें, और जो हमारा टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते हैं ना, हार्ड वाले, वो सॉल्व करो। वो कभी कभी आते हैं क्वेश्चंस में, जो इस बार हमारे टाइम पे एक आया था। तो तुम किसके ऐसे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह फॉलो करते थे? मैं एक्चुअली यूट्यूब पे लेक्चर्स फॉलो करता था, जैसे अलग पांडे सर के हो गए, तो वो उनके लेक्चर्स में से फॉलो करता था। लेकिन जो इम्पैक्ट मुझे दिखा वो दिखा महेश सर और दिनेश सर, क्योंकि वो 10th से हमें उनके लेक्चर्स पता थे, क्योंकि हम्म। जब 10th में हम थे बोर्ड्स के, तो हम्म। वो लेक्चर्स अपलोड करते थे, तो वो बढ़िया था। तो उससे क्या हुआ, हमको पता था कि वो लेक्चर्स अपलोड करते, तो उन्होंने लास्ट में एक सी के लिए भी सीरीज़ की थी, हम्म। तो वी वॉच दैट ऑल वीडियोस, उससे हमें रेफरेंस अच्छा मिला, तो तो सी तुमने में फ़ायदा हुआ पूरा हमें। दिनेश सर को एंड महेश सर को हाँ, उनका देखा था टिल द पूरा। एंड तुमने फॉलो महेश सर किया? को तो एक्चुअली मेरे पापा भी उनके देखते थे, जो उसके वीडियोस थे अच्छा ना उनके, अच्छा, तो ओके। कैसे करने का तो तो वो बताते तुम्हारे थे मुझे। पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व यस। थे? ओके, ग्रेट, नाइस। सो जैसे तुमने बताया कि अभी ये मैथ्स के लिए पीवाईक्यूज को रेफर करो एंड प्रैक्टिस से ही होगा, उसी तरह ऐसा फिजिक्स के लिए क्या कहना है तुम्हारा? फिज़िक्स एक्चुअली देखो, फिज़िक्स में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम्म। आपका कंसेप्ट ठीक है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट प्रॉपर, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, तो फिज़िक्स में सिर्फ फार्मूला रट के नहीं होगा। क्योंकि हम्म। सीईटी में अब क्या हो रहा है कि वो, अगर आप देखो ना, नीट के जो 2016-17 के पीवाईक्यूज होते हैं ना, तो वो पूछ रहे हैं वो, हम्म। ज़्यादा से एग्जैक्ट पूछ रहे हैं वो। और हम्म। जेई के 10% क्वेश्चन रहते हैं ऑलमोस्ट, और जेई अब थोड़ी मतलब ईजी हो गई है फिजिक्स के, अगर आप देखो तो। लेकिन कंसेप्ट इज़ द की फिजिक्स में, अगर वो अच्छा है तो आप कर लोगे फिजिक्स में। तो लाइक अकॉर्डिंग टू इन लोग कैसे अपना खुद का कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसको रोटेशनल डायनेमिक्स का आर नहीं आता है, तो तुम मुझे बताओ कि वो स्टूडेंट जो है रोटेशनल डायनेमिक्स में पूरा एक्सपर्ट कैसे बन सकता है? देखो, अगर एक्सपर्ट बनना है तो यू हैव टू फॉलो सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स। तो आप जैसे कहा महेश सर या फिर उनके दिनेश सर के लेक्चर्स देख सकते हो, उनके चैनल पे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो वो पढ़ो। और उससे देखो, अभी टाइम पे डिपेंड, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो यू कैन लर्न कंसेप्ट, एक्सप्लोर कर सकते हो, और फिर उसके हम्म। बाद क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो। अगर टाइम कम है, जैसे कि अगर आप हम्म। देखो, तो उसमें आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। कंसेप्ट एक बार आपको समझ में भी नहीं आया मान लो, तो कंसेप्ट को हम्म। छोड़ दो, जिधर फार्मूला आ रहा है तो फार्मूला नोट करो, और उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं वो तो सॉल्व करो कम से कम। तो क्योंकि रोटेशनल थोड़ा टफ टॉपिक आता है, तो उसमें आपको होगा क्या कि वो टॉपिक कॉन्फिडेंस को थोड़ा बेसिकली कम करता है, तो उसमें आपको यू नीड टू। हम्म। ओके, और ना इसमें स्टूडेंट्स बहुत ऐसा देखा गया है कि टाइम वेस्ट भी करते हैं, सब कुछ डिराइव करते बैठेंगे, ये वो करते बैठेंगे। ये बोर्ड के टाइम तुम किए तो ठीक है, बट अभी सीईटी के टाइम पे सिर्फ फार्मूला भी कर लिया तो भी हाँ, मोर देन फार्मूलाज। इनफ है ना? सो
नहीं, इशू क्या है कि फॉर्मूला डेरिवेशन वो चीज़ करनी चाहिए जब आपके पास बहुत पहले से कर रहे प्लेंटी हो, ऑफ तो हाँ, टाइम हो। प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास है। अब वो टाइम इतना अगर नहीं है तो फार्मूला सी इंपॉर्टेंट है, और सीईटी में तो फार्मूलाज के ऊपर ही सब कुछ होता फॉर्मूले है, बेस्ड तो क्वेश्चंस होते फार्मूला हैं बेस पे सब। के बाहर कुछ नहीं आता, वो सिर्फ ट्रिक करेंगे आपको एक दो फार्मूलाज में, तो वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ आ जाएगा। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप फार्मूला आप करो, डेरिवेशन से उसके पीछे भी जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो केमिस्ट्री के लिए तुमने लाइक क्या मतलब फॉलो किया था, कैसे तुमने प्रिपेयर किया केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में एक्चुअली मेरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ख़राब था, हम्म। तो मैं मतलब मुझे याद नहीं रहते थे रिएक्शंस। सो आई टू क्या, मैंने पेपर पे सारे रिएक्शंस लिख के उसको चिपका दिया था अपने वॉल पे, तो वो मैं पढ़ता रहता था बार बार, तो उससे क्या हुआ कि बेसिकली मुझे वो याद रहने लगे। हम्म। और फिर एक और बात है कि सिर्फ वो देख के भी याद होते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप रिएक्शंस को लिखो, क्योंकि सीईटी में अगर आप देखो तो 10 से 20 क्वेश्चंस आपके नेम रिएक्शंस पे आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए केमिस्ट्री का अगर आप बात करो तो यू कैन, यस, आप एनसीईआरटी के बुक्स भी रीड कर सकते हो, उससे भी केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी बहुत, मतलब क्योंकि उसमें बट जैसे तुम बता रहे हो एनसीईआरटी की बुक, बट देर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर दैट। इफ अगर इन लोग बोर्ड टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर लेते हैं तो। हाँ, बट बोर्ड टेक्स्ट बुक का इशू क्या है कि उसमें कंसेप्ट्स आप समझ नहीं पाओगे उतना अच्छा, क्योंकि हम्म। हमारे इसमें क्या है कि एग्जांपल्स या फिर बहुत चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन बढ़िया है, ओके। तो वो हेल्प ठीक है, करेगा। ठीक है, सही है। अच्छा। तो लाइक और एक प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि उनको ना अभी इंटीग्रेशन के इतने सारे फार्मूलेस, डेरिवेशन के इतने सारे फार्मूलेस, टिग्नोमेट्री की कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इतने सब कुछ याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लाइक ये सब कुछ अभी कैसे इन लोग मतलब इसको टैकल कर सकते हैं? देखो, ये जो टॉपिक्स सब है इंटीग्रेशन या फिर जो भी टफ जाते हैं, तो ये एक्चुअली विद प्रैक्टिस आपके अच्छे होंगे, लेकिन आप इसे अगर दिन में मान लो अगर आप अभी 1 डेढ़ घंटा दे रहे हो, हम्म। टाइम बढ़ाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है इंटीग्रेशन पर्टिकुलरली तो पूरा प्रैक्टिस पे है, पूरा मतलब पूरा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वो अच्छा होगा। तो क्योंकि हम तो इंटीग्रेशन के लिए पहले से सॉल्व करते थे, क्योंकि वो उसके फॉर्मूलेज इतने हैं और उसका एप्लीकेशन अलग है, हम्म। तो वो कंप्लीट में आपको अकेले अकेले करोगे तो नहीं जमेगा, तो उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसी से इम्प्रूव होगा वो। मतलब ऐसा कोई, मैं अगर कहूँ तो हैक नहीं है कि वैसे ही हो कोई जाएगा, है, कोई लेकिन शॉर्टकट नहीं है नहीं, ना? करना है तो पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही होगा। लेकिन अगर बताना ही है तो आप जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स आपको लगते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको समझ में आता है कि भाई इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो करो। अच्छा। और एक कॉमन डाउट मेरे को बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया हम लोग 11th के चैप्टर्स को स्किप कर दे क्या? 11th के चैप्टर्स नहीं किया तो हमें आ जाएंगे क्या 99 परसेंटाइल? 11th के चैप्टर्स अच्छा जैसा पूरा स्किप मत करो, जो हम्म। इजी चैप्टर्स हैं वो तो कर लो। मतलब अच्छा। आपका हो ही नहीं रहा तो तो थोड़े इजी तो कर लो। तुमने कितने किए थे चैप्टर्स? मैंने तो सारे किए थे, क्योंकि हैव दैट टाइम, बट करना है तो मैं कहूँगा कि 11th में आपके पास जो फिजिक्स के टॉपिक्स है ना, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के, तो वो हम्म। तो सारे कर लो, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री इज़ बेसिकली, अगर सीईटी का बोलूँ तो केमिस्ट्री बहुत ही ईजी होता है, अच्छा। तो रीड करने के बाद भी पूरा आ जाएगा। और 11th के जो टॉपिक्स हैं वो केमिस्ट्री थोड़ा इजी भी है उसमें, तो आप वो कर लो पूरे। फिजिक्स में आप थोड़े जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं वो छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, क्योंकि एक ही मार्क का एक क्वेश्चन है तो आपको चलेगा वो। सो लाइक थोड़ा सा ना ऐसा स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है कि मेरा तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं तो मॉक टेस्ट में मेरा तो कुछ स्कोर आएगा ही नहीं, और इस सब के ओवर थिंकिंग की वजह से ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं। क्या लगता है तुम्हें, कितना सही है ये चीज़ से उनका स्कोर कब बढ़ पाएगा, या फिर अगर उनको इम्प्रूवमेंट लाना है तो उनको कैसे, मतलब सही अप्रोच क्या है? नहीं, द अप्रोच से ही तो मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे वो। अगर आप उसको टाल रहे हो तो वो फिर आप बेसिकली अपने आप को ही मतलब ये कर रहे हो कि अपने अपने ही प्रोग्रेस को आप रोक रहे हो। तो मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, और उसमें से भी मॉक टेस्ट में क्या है कि मैंने भी ऐसे इंटरव्यूज़ देखे थे, तो उसमें क्या होता है, एक टॉपर ने उसने कहा था कि आप मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व मत करो, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उनको देखो एक बार कि गलत क्यों हो रहे हैं, और यस। पैटर्न अगर दिख रहा है कि यही गलत हो रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में चांसेस है कि वही आएंगे। हम्म।
क्योंकि ऐसे ही होगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो एग्ज़ाम में वही आएगा, तो आपको वो ठीक करना है। तो मैंने वो किया था, इसलिए मुझे फिज़िक्स में पर्टिकुलरली फ़ायदा बहुत हो, क्योंकि फिज़िक्स में मैं सिली मिस्टेक्स बहुत करता था। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई एक दो टॉपिक्स है जिसमें ऐसा हो रहा है, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत, फिर मतलब वो उसका रिजल्ट दिखता है एमसीक्यूज़ में। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वराड ने मेंशन की कि आपको ना मॉक टेस्ट देते साथ में एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इम्प्रूवमेंट, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट, आपके प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट तभी आएगा। तो जैसे ही नोट डाउन करोगे ना कि खुद की गलतियाँ जैसे जैसे नोट डाउन करोगे और खुद की गलतियाँ तुम्हारे आंखों के सामने होगी ना कि ये चैप्टर में मैंने ये सिली मिस्टेक की है, ये मिस्टेक की है, तो तुम नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट दोगे ना वो मिस्टेक्स नहीं होगी, तो हर बार इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। सो वराड मुझे ये बताओ कि लाइक तुम रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते थे? रिवीजन के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, मतलब हम्म। तो जो भी अपने, अगर अभी इनके पास बहुत कम टाइम है तो इनको नोट्स भी बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली फार्मूलाज नोट करो, अगर फिजिक्स है तो हम्म। उसके फार्मूलाज, या फिर कई 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 बार आपको वो यूनिट्स भी पूछते हैं, तो वो हम्म। सब, क्योंकि आप कम टाइम है तो आपको फार्मूलाज पे रिलाई करना पड़ेगा। और मेन मेन पॉइंट्स तो वैसे भी आप कर ही लोगे अगर आपके पास वो स्कोप है तो। लेकिन केमिस्ट्री के बारे में बोलूँ तो वो कम टाइम में आपको रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस करनी है, और जो भी वो फेमस रिएजेंट्स रहते हैं तो हम्म। उनको कर लेना है, क्योंकि उसके अराउंड क्वेश्चन तो आएगा। और इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ना उसको टाइम दो अच्छा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है ना, तो उसमें आपको करना पड़ेगा प्रॉपर। अच्छा, नाइस, सही है। लाइक हर एक चीज़ मुझे पूछनी है कि ऐसे मिस्टेक्स अगर हमको बताना है स्टूडेंट्स को कि देखो ये मिस्टेक्स होती है प्रिपरेशन में, तो तुम इस पे ज़्यादा फोकस करो ताकि स्टूडेंट्स का अभी नुकसान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा है इनके पास। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स इनको अवॉइड करना है? देखो मिस्टेक्स, मतलब पहली बात तो ये है कि टाइम अब पूरा सा वेस्ट मत करो कि अब क्या करो, कौन सा प्लान नया करो, एक ही फिक्स करो और उसको पूरा फॉलो करो एंड तक। रिजल्ट मिलेगा या मिलेगा नहीं मिलेगा उसका चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट वैसे ही आएगा। यस। तो अगर आप एक बेसिकली एक पाथ फॉलो करोगे एक महीने के लिए, और उसके ऊपर प्रॉपर चलोगे, अपना 500% भी दोगे ना, तो रिजल्ट आएगा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। तो वो तो है ही, मतलब। यस। रिजल्ट के दिन अगर आपके हाथ में रिजल्ट है और आपके कम परसेंटाइल है, तो मैं तो यही सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम खुद से ही पूछ लो कि तुमने 100% दिया है कि नहीं दिया है। तब आपको खुद को हॉनेस्ट आंसर, हाँ हॉनेस्ट होके ही आंसर करना होता है। अगर आप ये 30 डेज में या फिर जो भी बचे हुए दिन है नहीं प्रिपेयर करते अच्छे से, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुम आगे के जो 4 साल है। अभी जैसे अभी तुम पीआईसीटी कॉलेज में हो, तो पीआईसीटी का लाइफस्टाइल वगैरह कैसा है? लाइक एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद मतलब तुम क्या क्या चेंजेस तुमने ऑब्जर्व किए? नहीं देखो, पीआईसीटी में एक चीज़ जो सारे कॉलेज से अलग है ना, वो है उनका कोडिंग कल्चर। ओके। और प्रोग्रामिंग तो मेन चीज़ है हमारे, मतलब अगर आप कंप्यूटर के लिए जा रहे हो तो हम्म। उनका कोडिंग कल्चर इतना अच्छा है कि कंपटीटिवनेस बहुत है। हम्म। क्योंकि अगर आपको लगेगा ना मैं इस कर चुका हूँ तो आपसे अच्छा भी कोई तो और होगा, तो वो कंपटीशन बना रहता है, और कंपटीशन होगा तो आप अच्छी पढ़ाई भी करोगे, उसमें इम्प्रूव करोगे, तो वो मुझे पसंद है। और बाकी इवेंट्स बहुत होते हैं, जैसे अभी बहुत हमारे चल भी रहे हैं, तो इवेंट्स, देर आर प्लेंटी ऑफ इवेंट्स आपके लिए, तो हम्म। इन्जॉय करने में कुछ इशू उतना है नहीं। और एकेडमिक्स भी उनका बैलेंस्ड है, मतलब आपको एकदम, मतलब ऐसा नहीं करेगी कि हेक्टिक हो जाएगा पूरा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे कॉलेज में जाने का बेनिफिट क्या होता है ना, कि आपका जो नेटवर्क बनता है, जो फ्रेंड सर्कल बनता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बोलेगा कि चल बंक मारते, मूवी देखते, आज इधर जाते, ये करते। आपको अच्छे कॉलेज में कैसे नेटवर्क मिलेंगे? कोई बोलेगा कि देखो आज स्टॉक मार्केट में ये चीज़ हुई है, इस वजह से आज का स्टॉक मार्केट गिरा है। देखो एआई मॉडल ऐसा काम कर रहा है, एमएल मॉडल के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन होगा। इससे ना खुद तुम लोग इन्वॉल्व रहोगे और ऐसे अच्छे नेटवर्क में रहोगे तो डेफिनेटली करियर तुम्हारा कितना अच्छा होगा ये इमेजिन करो। अगर देख रहे हो, देखो अभी मैं हार्डली बताऊं तो बहुत कम टाइम रह गया है, एंड पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है। तुम मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। इवन जब तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे ना तो आपके माँ बाप को बहुत अच्छा प्राउड फील हो सकता है। अभी तुम्हारा जब रिजल्ट आया तो तुम्हारे मम्मी पापा का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? तो पहले तो मतलब पापा तो मुझे पहले से ही पूछ रहे थे कैसी चल रही है पढ़ाई, मतलब क्या है वो, और हम्म। मेरी दीदी ने भी बहुत सपोर्ट किया था। और ऑल आर हैप्पी, क्योंकि उनको था, मतलब मैं पहले से ही था करने में अच्छा, अच्छा, तो उनको पता था सिंसियर थे कि तुम हाँ, तो स्टडीज। उनको पता था कि कुछ तो कर लेगा अच्छा, तो उन्होंने दे वर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट, और मिला भी। आई वॉज हम्म। एक्चुअली एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन
ठीक है लगे, क्योंकि इसमें डायनामिक्स भी और रहते हैं ना, क्योंकि शिफ्ट वाइज है तो बाकी चीज़ें शिफ्ट भी होती हैं। वाइज थोड़ा सा हाँ डिफ़र करता है ये सारी चीज़ें। हाँ सो बढ़िया है। ठीक है। मुझे और एक क्वेश्चन ये पूछना था कि तुम्हारे से कि लाइक अगर समझो कोई स्टूडेंट है उसको टाइम मैनेजमेंट करने को नहीं आ रहा है कि एक ही दिन है, एक दिन का अगर मैं उसको बताऊँ कि टाइम मैनेज करना है तुमको, जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट है और जो तुमको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जा रहे हैं उनको टैकल करना, उनके चैप्टर्स को प्रिपेयर करना, तो कैसे टाइम मैनेज कर सकता है पर डे, या फिर वो टारगेट को कैसे कंप्लीट कर सकता है स्टूडेंट? टारगेट को मतलब देखो, एक चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट में आप अगर ऐसे चीज़ अपने आप को कंस्ट्रेन कर लोगे ना, कि मैं 8 से 8 को उठूँगा, ये चीज़ें करूँगा, तो वो सब अगर आप खुद को कंस्ट्रेंट्स में डालोगे तो वो फिर नहीं हो पाएगा। होना क्या चाहिए एक्चुअली, कि आप अपने आप को ओपन रखो, और जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब पूरा जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर ये करोगे, फ्री रखोगे ना माइंड को, तो वो इम्प्रूव होगा। आपको अगर आप मतलब बांध के रखोगे कि अभी मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो सब नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन सेम नहीं रहेगा आपका, बाकी की भी चीज़ें होंगी, मतलब तो सबको मैनेज करके चलना है। तो इसलिए आप फ्री रहो और टेंशन मत लो, फिर काम करना शुरू करो, अपने आप हो जाएगा ठीक से सब यस। कुछ। कभी ऐसा तुम्हें ऐसा डिमोटिवेटेड फील हुआ या फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हुए, उसको कैसे हैंडल किया तुमने? डीमोटिवेशन था वो तो होता ही है कभी कभी, जब टेस्ट में मार्क नहीं आते और बाकी सबके आते हैं, तो तब सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उसको टैकल तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी। आप हर दिन पढ़ाई करो, एक दिन तो मार्क्स आएंगे। और मैं एक और भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा, कि जो पूरा प्रिपरेशन रहेगा ना, उसके बीच में आपके मार्क्स कभी भी कितने ऊपर कितने भी नीचे जाने दो, उस पर ध्यान मत दो। प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपके लास्ट वाले मार्क्स इंपॉर्टेंट है। बीच में मैंने मेरे फ्रेंड को पीछे छोड़ दिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट में आपका रिजल्ट अच्छा आया क्या, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो इसीलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। वो आए करोगे तो डिमोटिवेशन तो वैसे ही चला जाएगा, और कभी भी अगर आपको लगता है ऐसे, तो कंसिस्टेंसी उसको मार सकती है। यस, नाइस नाइस। अभी भी ऐसा अभी डीमोटिवेशन का तो ऑब्वियसली इनके पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है सीईटी के लिए। क्योंकि अभी देखो अच्छे कॉलेज में जाना है अल्टीमेटली, तो जो स्टूडेंट्स डिजर्विंग है, जो स्टूडेंट्स मेहनत करेगा वो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स नॉन डिजर्विंग है, जो मेहनत नहीं करेगा, वो टीयर 3 कॉलेजेस या फिर डोनेशन वगैरह भर के एडमिशन लेंगे। देर इज़ नो अदर ऑप्शन, यही ऑप्शंस है। तो इसलिए कि आप ये इंटरव्यू का भी यही मोटिव है कि आपको यही पता चले कि लाइक 30 डेज भी है या फिर 20 डेज भी है, जितनी भी अभी टाइम बाकी है उसमें भी अगर आपने 100% दिया, देन इट इज़ पॉसिबल कि आप अच्छे कॉलेज में जा सको एंड यू कैन मेक योर पेरेंट फील प्राउड। और यही टाइम है, और यही टाइम है कि मेहनत करना है। अगर बाकी के 4 साल अगर आपको उतना मेहनत नहीं करना है, तो अब मेहनत कर लो तो हो जाएगा अच्छे से। सो कुछ ऐसा फाइनल टिप्स वगैरह बताना चाहोगे सभी स्टूडेंट्स को? ना, एज अ टिप तो एक ही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वही यस यस। इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तो बहुत बार बोला कंसिस्टेंसी इज़ द की, क्योंकि हमने खुद से देखा कि कंसिस्टेंसी जब होती है ना, तो फिर आप बाकी सोचते नहीं हो कि ये क्या है, ये क्या है। तो वो फिर एक ही डायरेक्शन और अपने गोल में काम करो, क्योंकि एट द एंड आपको देखना है कि आप कौन से कॉलेज में हो, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि अच्छे कॉलेज में होने के फ़ायदे बहुत हैं, और फिर प्लेसमेंट में भी आपको मदद करेगा। तो इसलिए आपका एंड गोल आपको क्लियर होना चाहिए, और आपका पाथ क्लियर होना चाहिए, और आप कंसिस्टेंट होने चाहिए, बस दिस इज़ द टिप। अगर आप इतना भी फॉलो करोगे ना, तो भी आपका रिजल्ट बहुत बहुत मतलब बेटर आएगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अच्छा आएगा। और क्या है कि जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हो, हार्ड वर्क दिखाते हो ना, तो लक भी आपके साथ आता है फिर। यस इसलिए फिर वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के यस। दिन। अभी इसने बहुत ही अच्छी बात कही, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी, लक भी आपके साथ आएगा। जैसे 99% और हमेशा अपन बोलते हैं ना 99% हार्डवर्क एंड 1% लक। अगर जब तुम 99% हार्डवर्क कर रहे हो ना, तो 1% भी आपके साथ आएगा ही आएगा। बस ट्राई करो, जितना हार्डवर्क कर सकते हो करो, एंड ट्राई टू गेट एडमिशन इन बेस्ट कॉलेज, इन योर ड्रीम कॉलेज जो हो सकता है। आई गेस अभी तक वराड ने सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से गाइड की है, सारे आंसर्स काफ़ी प्रॉपरली और प्रिसाइजली और इन डेप्थ इन डिटेल आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। सो बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू, और एक चीज़ मुझे पूछना रह गया है कि तुम्हारा जो एडमिशन प्रोसेस था, लाइक काफ़ी हेक्टिक रहा होगा, एंड तुम्हें ऐसा एडमिशन प्रोसेस में डिफ़िकल्टीज क्या आई, और तुम्हारा काउंसलिंग का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था?
एडमिशन प्रोसेस एक्चुअली ज़्यादा तो चीज़ें मेरे पापा ने हैंडल की थी, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी क्या है कि आपको अपडेट रहना पड़ता है हर बार, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया आएगा, उसके अकॉर्डिंग्स में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और मैंने इसलिए, मेरे पापा ने एक्चुअली लिया था काउंसलिंग आपका, अच्छा। कि उनका प्लान था, मुझे तो इतना आइडिया नहीं था एडमिशन में क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि आप हम लेते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अलग दिख रहा है, हम्म कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम्म। कॉलेज कौन सा मिलेगा, क्योंकि पीआईसीटी का भी पहले श्योर नहीं था इतना, लेकिन मिल गया। लेकिन वो इसलिए मैंने आपकी काउंसलिंग ली थी, तो उसने आप उसमें हेल्प बहुत हुई, क्योंकि कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाती है प्रॉपर। तो आपको वो टेंशन नहीं होगा कि भाई अभी मैं खुद से रिसर्च करूँ, कट ऑफ देखूँ, तो आपको मिल जाता है सो इसमें। फाइनली सब कुछ तुम्हें वर्थ इट फील हुआ एट द यस। एंड अभी पीआईसीटी कॉलेज में आके? यस। सो थैंक यू। सारी चीज़ें आई होप अब प्रॉपरली आप सबको समझ आई होगी। यहाँ से अगर 10-20% भी मोटिवेशन एज अ मोटिवेशन लेके जाओगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वराड तो पहुँच गया है पीआईसीटी सीएस में। और ये जितना अभी आपको इंफॉर्मेशन दिया है, नॉलेज दिया है, वो सब आपके लिए ही दिया है। आप इसको कितना लेते हो, कितना ऑब्जर्व करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एट द एंड तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, मेहनत करो, मेहनत करते करते रहो। रिजल्ट आपके साथ होगा, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, डेफिनेटली आप भी अच्छे कॉलेज में जाओगे। सो आज का इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, इवन अगर आपको अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हो। बूस्टर बैच की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दैट इज़ मोर देन इनफ अगर आप प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो, या फिर अगर आपकी प्रिपरेशन 30-20% भी हो रखी है ना, तो वो बूस्टर बैच आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट कर सकता है। अगर आपकी प्रिपरेशन 70-80% हो गई होगी ना, तो उसको 95 अबो कैसे लेके आ सकते हैं, उस चीज़ के लिए वो बैच बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 टेस्ट सीरीज़ है वो, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने आपको दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब कुछ पेपर अवेलेबल है, लगभग 6000 क्वेश्चंस अवेलेबल है। उतने प्रैक्टिस करने के बाद 150 क्वेश्चंस तो आराम से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो उतना भी नहीं करना है जितना मैं आपको बताते रहूँगा मेरे वीडियोस में, रेगुलर वीडियोस में। वो भी फॉलो किया तो भी आपके आ जाएंगे अच्छे परसेंटाइल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वराड फॉर कमिंग टू थैंक दिस यू। इंटरव्यू। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में। मेरी तरफ से एंड वराड की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं सब। अच्छे से पढ़ाई करो, भैया इंतज़ार कर रहे हैं आपके पीआईसीटी में। अगर आपका पीआईसीटी ड्रीम कॉलेज है तो उतनी मेहनत करनी तो पड़ेगी जितना वराड ने किया है। देन लेट्स सी कि तुम आते हो या नहीं पीआईसीटी में। चलो, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।